तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ रहे थे अभी देखो जो हमारा चल रहा है चैप्टर कौन सा, विकास। विकास में पहला पढ़ चुके हैं ठीक लेक्चर, उसमें अब दूसरा लेक्चर देखेंगे, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसको कंप्लीट किया जाए ठीक। अब हम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो इसमें पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए और एक पॉइंट तैयार कर लीजिए। अगर उतना आप तैयार कर रहे हैं तो गारंटी है कि आपका 90+ ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा ठीक। तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं। तो हमें जो आज का टॉपिक जो पढ़ना है वो है राष्ट्रीय आय। पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय अगर देखा जाए, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो अगर राष्ट्रीय आय पूछा जाए तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, क्या बताएंगे आप लोग? अगर पूछ लिया जाए आप लोग से राष्ट्रीय आय क्या होता है तो क्या बताएंगे? तो देखते हैं, राष्ट्रीय आय देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों में से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं ठीक। ये सब ध्यान रखिएगा, परिभाषा जो लिखा जा रहा है, देश के अंदर उत्पादित मतलब उत्पन्न होने वाले सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं ठीक। तो अब राष्ट्रीय आय क्या होता है आप लोग जान रहे हैं, परिभाषा ध्यान से देखिए, लिखा गया है कि देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तु, मतलब देश के अंदर हमारी जितनी वस्तु उत्पादित हो रही है ठीक, उस और सेवाओं, जितनी सेवाएं हैं के मूल्य और विदेशों से प्राप्त आय को, जितने विदेश के आय होते हैं, जितना विदेश से हमारा इनकम होता है ठीक, के जोड़ को, सभी को जब मिलाकर जोड़ा जाता है तो उससे जो आय निकल कर आता है वही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय ठीक। अब अगला जो हमारा एक और है, अगला है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय ठीक। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है आप लोग देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ लिख रहे हैं परिभाषा, आप लोग देखते रहिए। प्रति व्यक्ति आय जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, इसे में और हम लिखते हैं, भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। भारत मध्य वर्ग के आय के देशों में आता है ठीक। भारत मध्य वर्ग के आय के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय मतलब भारत की उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल डॉलर, कौन सा डॉलर का सिंबल बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डॉलर 6,700 प्रतिवर्ष है। ये हो गया। अभी देखते हैं, अब इसको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा।
इसका मतलब जो लिखा गया है, लिख दिया गया, अभी आप लोग समझ नहीं पाए। ठीक, जब देश की कुल आय हो उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो देश जो राशि मिलती है उसी प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखो ऐसे फार्मूला बनना है, प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल आय देश की, रुक जाओ अच्छे से लिख रहे हैं, देश की कुल आय, देश की कुल आय डिवाइड कुल जनसंख्या। ठीक, ये हो गया। इससे पता कर सकते हैं कि देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक, अब उसके बाद भारत मध्य वर्ग के आय के देशों में आता है। किस वर्ग के? मध्य वर्ग के। तो क्वेश्चन यहाँ से विकल्प बनता है कि भारत किस वर्ग के आय के में आता है, तो भारत मध्य वर्ग के आय में आता है। ठीक, और उससे हम देखते हैं क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6,700 प्रति वर्ष है। कितना? $6,700 प्रति वर्ष। याद रखिएगा 2019 का आंकड़ा, ये पूछा जाएगा जरूर पेपर में। ठीक, ये हो गया। अब जो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा शिशु मृत्यु दर क्या होता है। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, इससे क्लियर होता जाएगा। अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है, तो इसको रेस किया जा रहा है। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब बढ़े आगे। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। शिशु मृत्यु दर, ठीक, उसको देखते हैं। तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है अभी उसको देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। तो शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या होता है। ठीक, तो शिशु मृत्यु दर देखें अगर, तो क्या होता है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित व्यक्तियों में, को लिखते हैं, क्या लिख दिया, इसका मतलब कैसे पता चलेगा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाता है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। अभी बताया गया कि इसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों, कौन से 1000 जो जीवित बच्चे हैं, ठीक, उनमें से कितने बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाता है। मतलब जो 1000 जीवित बच्चे हैं उसमें 1 वर्ष में, जैसे माना जाए कि 1000 मतलब 1 वर्ष में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसमें से 1 वर्ष पहले कितने बच्चे मर गए, उसका जो अनुपात निकलता है वही क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर। ठीक, आगे हमारा एक टॉपिक साक्षरता दर क्या होता है। साक्षरता दर, अगर देखा जाए साक्षरता दर क्या होता है, तो साक्षरता दर देखते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, 7 वर्ष से अधिक जो आयु के लोग होते हैं उनसे निकाला जाता है, उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। ठीक, तो अगर ये हम कह सकते हैं कि 7 वर्ष से, ठीक, कहां से 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर अनुपात जनसंख्या का अनुपात निकाला जाता है, वही क्या कहलाता है, साक्षरता दर। मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष। अगर इससे आप कम हैं तो आपकी साक्षरता आयु नहीं निकाली जा सकती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 7 वर्ष से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग की साक्षरता आयु निकाली जा सकती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा साक्षरता दर। आगे हम बढ़ते हैं, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है। कौन सा अनुपात, निवल अनुपस्थिति अनुपात निवल अनुपस्थिति अनुपात क्या होता है, तो 14 से, ठीक, क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों का 7%। ठीक, अभी देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, समझ जाएंगे। अभी देखिए
14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात, ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात, मतलब अगर निकाला जाए निवल अनुपस्थिति अनुपात निकाला जाए तो ये ध्यान रखना, अगर 14 और 15 वर्ष की जो बच्चे हैं उसमें से सभी बच्चे विद्यालय नहीं जाते, कि सब जाते हैं, नहीं जाते ना, तो उसमें जो लोग जा रहे हैं उनसे और जो नहीं जा रहे हैं उनके कुल टोटल संख्या से अनुपात निकाला जाता है, जो वही कहलाता है निवल अनुपस्थिति अनुपात। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा है मानव विकास सूचकांक। तो अगर आप इसमें शॉर्ट लेना चाहेंगे ले सकते हैं, बढ़ते हैं। ठीक, मानव विकास सूचकांक जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मानव विकास सूचकांक क्या होता है? मानव विकास सूचकांक पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ठीक, इसको देखते हैं मानव विकास सूचकांक होता क्या है। अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक क्या होता है, तो पहले लिखते हैं समझा रहे हैं। चाहिए तो आप वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, समझाने पहले एक बार लिख लिया जाए, आप लोग को अभी समझा देंगे तुरंत, तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। ठीक, अब हम बता दें आप लोग को मानव विकास सूचकांक, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिए। आय व अन्य कारकों की सांकेतिक सूची, एक सूची बनाई जाती है जिसमें आय लिखे जाते हैं और अन्य कारकों के द्वारा जो सूची बनाई जाएगी इसके आधार पर किसी देश की उसकी गुणवत्ता मतलब गुण का जांच किया जाता है। ठीक, कि देश में कितना सक्षम है के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, और इसमें देशों की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर पर स्वास्थ्य स्थिति और किसके आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। मानव विकास सूचकांक यही होता है। ठीक, मतलब इसमें सब शामिल होता है, प्रति व्यक्ति आय बताया गया, आय हो गया, ठीक, सब बताया गया। देख लो जितने सब मिलकर शामिल होते हैं क्या कहलाते हैं, मानव विकास सूचकांक। अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 133वां स्थान, 136वां स्थान है। कौन सा, 136वां, 33वां तो जब पूर्ति के में है स्थान, ध्यान रखना, उसमें वो याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 136वां कौन सा स्थान है, 136वां स्थान है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा विकास की धारणीयता क्या होती है। ठीक, हम लिखते हैं विकास की धारणीयता, यहाँ हम लिखते हैं
विकास की धारिता, विकास की धारणीयता, ये हो गया विकास की धारणीयता। अब हम इसको लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो विकास की धारणीयता क्या होती है? विकास की धारणीयता से अभिप्राय है, विकास की धारणीयता से अभिप्राय है, अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक, ध्यान से देखिएगा, पहुंचाए बिना विकास करना, ठीक। आगे है तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ भावी पीढ़ियों, आप इसको चाहे नोट्स पे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट्स की तरह लिखाया जा रहा है कि जरूरतों को ध्यान में रखना। अगर आप इतना ही लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका तैयार हो जाएगा पूरा, बहुत ज्यादा इसमें लिखना पड़ना नहीं है, ठीक। तो हम देखते हैं, कहा गया विकास की धारणीयता क्या होती है। तो विकास की धारणीयता जो होती है उससे हमारा आशय ये है कि किसी पर्यावरण को या बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही विकास करना। जब बिना हमारा जो सोच को पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, उसके बिना अगर हम विकास करते हैं तथा वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान रखते हैं, मतलब वर्तमान में हमारी जो पीढ़ी को जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए भी बचाते हैं, तो क्या कहलाता है? विकास की धारणीयता कहलाता है, ठीक। इसको समझ गए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा विकास की धारणीयता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विकास की धारणीयता की विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक। देखते हैं विकास की धारणीयता की विशेषताएं, ठीक, विशेषताएं। अब इसको देखते हैं आगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आगे है विकास की धारणीयता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली विशेषता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधनों का विवेकपूर्ण का मतलब क्या होता है बता रहे हैं। विवेकपूर्ण का मतलब होता है कि लिमिट में, विवेकपूर्ण उपयोग, ऐसे ही उपयोग करो कि फ्यूचर में भी जो पीढ़ी हमारी आएगी वो भी उपयोग कर पाए, ठीक। तो हो गया संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ठीक। आगे हम देखते हैं अगला। आगे हमारा वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद। वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, ठीक। ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, एक और लिखते हैं। आगे है संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा। संसाधनों का पुनः उपयोग या वह चक्रीय संसाधनों को बढ़ावा। ये हो गया। अब हम समझते हैं इसको होता क्या है ये। तो हम देखते हैं, लिखा गया संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब ऐसे उपयोग किया जाए कि फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, ठीक। इस प्रकार से उपयोग करना है। और नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, तो जो नवीकरणीय संसाधन है उनका अधिकतर उपयोग किया जाए और वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद किया जाए। जो वैकल्प वाले साधन है कि जैसे हमारे पास पेट्रोल भी है, डीजल भी है, सीएनजी भी है, तो ऐसे उपयोग किया जाए कि सब फ्यूचर के लिए बचे रहे, ठीक। आगे है संसाधनों का पुनः उपयोग व चक्रीय संसाधनों को बढ़ाना। ऐसे संसाधन जो दोबारा उपयोग किया जा सकते हैं उनको बढ़ावा देना।
अब इनके बाद हम देखते हैं जो हमारा है नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो इसको हम समझा दे रहे हैं। नवीकरणीय संसाधन, करणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका दोबारा उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिनका आप दोबारा उपयोग कर ले जाए, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए जल, ठीक, बताया गया था। आगे हम देखते हैं उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पूर्णापूर्ति से अधिक उपयोग करते हैं तो हम इस संसाधन का जाति आदि उपयोग कर सकते हैं, ठीक। और गैर नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जिनका भंडार निश्चित है। इसके बाद एक गैर नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक। तो संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन आप लोगों को भूगोल में बताया गया था पहले चैप्टर में, ठीक, वही है। तो गैर नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग दोबारा नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है, हम इनका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। और ये ध्यान से सुनिए, तो आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है, ठीक। अगर चैप्टर समाप्त हो रहा है तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, जो इसमें लिखाया गया हो तुम तैयार कर लीजिए। वो हाल ही में आपको विकल्प का क्वेश्चन भी दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिए, अगर इसका नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।